नमस्कार, मैं हूं राजू राज। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं INN की एक विशेष पेशकश, अपराधी कौन। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम आपके सामने एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बातचीत करेंगे जिसको लेकर मुरादाबाद में आज तक सनसनीखेज वातावरण बना हुआ है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि 8 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस रोमहर्षक और सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के डॉक्टर शैली हत्याकांड की। वर्ष 2014 के मई महीने में इस रोमहर्षक हत्याकांड ने पूरे मुरादाबाद को दहला कर रख दिया था। केवल मुरादाबाद ही नहीं, लखनऊ तक इस हत्याकांड की गूंज सुनाई दी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर शैली मुरादाबाद के महिला चिकित्सालय में CMS के पद से रिटायर हुई थी। उनके पति ओम मेहरोत्रा, नंद रश्मि मेहरोत्रा और उनकी पोती गिन्नी मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी में एक मकान में रहा करते थे। 13 और 14 मई की दरमियानी रात को इस सनसनीखेज हत्याकांड में चारों व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें डॉक्टर शैली मेहरोत्रा, उनके पति ओम मेहरोत्रा जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी नंद रश्मि मेहरोत्रा, इन तीनों लोगों की हत्यारों ने बड़ी बेरहमी के साथ गर्दन काटकर हत्या की थी, जबकि उनकी 5 वर्षीय पोती गिन्नी की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके अलावा हत्यारों ने घर में घुसकर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय इनकी बेटी गुंजन जो थी वो अपनी ससुराल रुद्रपुर में थी, जबकि इनका बेटा उज्जवल और इनकी बहू डॉक्टर शैली की बहू जो थी वो बेंगलोर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त थे। लोगों का ये कहना है, उस कॉलोनी के लोग ये कहते हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर डॉक्टर साहब का जहाँ पर घर है वो अत्यंत ही व्यस्त इलाका है और हर समय वहाँ लोगों की आवाजाही बनी रहती है। फिर कैसे इस रोमहर्षक हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। साल 2014 का मई का महीना। इसी महीने की 13 तारीख को मुरादाबाद शहर के बीचों बीच स्थित पॉश जिगर कॉलोनी में अपने हंसते खेलते परिवार के साथ विद्या सदन में रहने वाली महिला चिकित्सालय से CMS पद से रिटायर्ड डॉक्टर शैली मेहरोत्रा दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। जनवरी 2014 में अपने रिटायरमेंट के बाद से हंसमुख और बेहद मृदुभाषी डॉक्टर शैली अपने पति डॉक्टर ओम मेहरोत्रा, ननंद रश्मि मेहरोत्रा और अपनी 5 वर्षीय पोती दिव्यांशी उर्फ गिन्नी के साथ जिगर कॉलोनी के इसी मकान में रहा करती थी। रात में जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठकर अपने साथ रहने वाली पोती गिन्नी को स्कूल छोड़कर आना और लाना उनका प्रतिदिन का रूटीन था। उनका बेटा उज्जवल और बहू अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बेंगलोर में व्यस्त थे। वहीं बेटी गुंजन अपनी ससुराल रुद्रपुर में थी, जबकि डॉक्टर शैली की ननंद डॉक्टर रश्मि भी पति से झगड़े के बाद यहीं उनके पास रहती थी। किंतु 14 मई की सवेरे जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। डॉक्टर शैली, उनके पति ओम मेहरोत्रा, ननंद रश्मि और पोती गिन्नी के रक्त रंजित शव घर में पड़े हुए। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से चारों का कत्ल किया था। जहां 5 वर्षीय गिन्नी को हत्यारों ने गला दबाकर मारा था, वहीं बाकी को गला काटकर मौत की नींद सुला दिया गया था। शहर के बीचों बीच हुए इस लोमहर्षक कांड से पूरा शहर कांप उठा। डॉक्टर शैली के पारिवारिक और उनके घर के पास ही केमिस्ट शॉप करने वाले SK अग्रवाल उस घटनाक्रम को याद कर बताते हैं कि उस मनहूस दिन क्या हुआ था। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार अग्रवाल। सुशील जी, उस दिन क्या हुआ था डॉक्टर शैली हत्याकांड में, पूरा विस्तार से बताइए। असल तो कि उस दिन काउंटिंग चल रही थी MP के चुनाव की 2014 में। तो ममता जी का मेरा फासला उनकी पुत्रवधू का कि अंकल पापा का फ़ोन नहीं उठा, मम्मी का फ़ोन नहीं उठ रहा है। उनकी बेटी का नाम गिन्नी था और ये है तो आप देख के आइए। तो मैं गया, मैं देख के आ गया, मैंने लॉक लग रहा है, मैं वापस आ गया। फिर मुझे कुछ पर्सनल काम भी था क्योंकि बीइंग डॉक्टर मेरे पास जो प्रिस्क्रिप्शन आता था, तो मैं गया, फिर लॉक देखा, फिर वापस आ गया।
तीसरी बार इनका फ़ोन लगभग 1 बजे फ़ोन आया कि अंकल प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। फिर मैं गया तो मैंने कहा मैडम या तो जो है डॉक्टर साहब या तो न्यूज़पेपर पढ़ा, गाड़ी खड़ी नहीं है, और क्या मैं लड़कियों को अंदर दिखवा दूँ? तो बोले हाँ अंकल प्लीज़ दिखवा लीजिएगा। जैसे ही लड़का अंदर घुसा अपना हंसता वसता हिलता हुआ, वैसे ही वो दरवाजे पे अंदर है एकदम डेड बॉडी उसने देखी। किसकी थी क्या थी ये नहीं बोला, जब घबरा के भागा तो उसमें जो कूदा वो बाहर घबरा के, और वो तो ताला था वो भी टूट गया एकदम, और सीधा वो शॉप पर आ गया मेडिकल पे। अच्छा, तो वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था क्या? अंदर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का खुला हुआ था। मैं भी उसके पीछे यहाँ पे एक काजी इसलिए वो भी देख रहे थे। जब उन्होंने ये कौन कूद गया, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि अग्रवाल खड़े हुए हैं तो बोले कोई बात नहीं, बना कोई खास बात नहीं। इसकी देर में मैंने डॉक्टर साहब समथिंग इज़ रॉन्ग, क्या है मुझे पता नहीं है, यू इन्फॉर्म टू पुलिस। तब उन्होंने उनके किसी पंजाब से फ़ोन किया, फिर यहाँ पेट्रोल पम्प वाले हैं उनके सब रिलेशन में वो लोग आए, वो फिर पहली एंट्री उनकी हुई। तो उसके बाद में फिर पुलिस की 2 जो चौकी के थे बंदे, एक होमगार्ड एक अपना कांस्टेबल, वो गए। वहाँ का तो मंजर भी बड़ा अजीब व गरीब था। तो वहाँ क्या किन किन की डेड बॉडीज वहाँ थी उस समय? उसमें 3 तो CMO थे, हाँ, डॉक्टर ओमनायन और डॉक्टर शैली जी, और डॉक्टर उनकी वो थी ननंद जी, रश्मि, शायद रश्मि नाम है वो, और उनकी पोती गिनी। कितने साल की थी पोती? पोती 5 साल। यही रहती थी? हाँ यही मेरे जो मेरे लास्ट जो फ़ोन आया था वो 15 तारीख की रात को आया था। थैप्टिन बिस्कुट का डिब्बा मंगाया था। अच्छा, और कुछ बोले कि ये पूरा हिसाब किताब एंटी किसी थी उनके घर में, मतलब हर समय 24 घंटे चैन पड़ी रहती थी। अच्छा, आज तक वो केस नहीं खुल पाया, तो मतलब कहाँ क्या लगता है किस स्तर पर कमी है? उसमें कुछ जहाँ तक मैं समझता हूँ केस तो जितने में उतनी बातें, कुछ कहते हैं केस खुल गया था, कुछ राजनीति दबाव के कारण बंद कर दिया गया। कुछ 2 लोग पकड़े भी गए थे, छोड़ भी दिया, गाड़ी मिली थी, क्या था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन भटनागर है। हाँ अमन, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन 2 फ़ोन आए थे, तो अंकल ने मुझसे बोला कि आप जाके देखो उधर, अंदर कूद के दीवार के। हाँ, तो मैं अंदर कूद के गया तो अंदर वाला कुंडा खोला, बॉडी पड़ी थी वहाँ पे। किसकी बॉडी थी? डॉक्टर साहब की, डॉक्टर ओम मल्होत्रा। अच्छा, उसके बाद और किसी और की बॉडी वहाँ थी? अंदर 3 और थी, वो मैं देख नहीं पाया। फिर वो बाहर आया, कूद के बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, फिर आके आपने भाई सबको बताया? फिर बाद में भीड़ गई दोनों। मामला इतना सनसनीखेज और बड़ा था कि उस समय के तत्कालीन IG और DIG तक मुरादाबाद आए, ADG तक मुरादाबाद आए, और उन्होंने घटनास्थल पर जाके वहाँ का निरीक्षण भी किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज 8 साल 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुरादाबाद की पुलिस जो है इस पूरे हत्याकांड का जो है वो खुलासा नहीं कर पाई है, केवल निरीक्षण ही कर रही है। इसमें 2-3 बातें और भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शैली मल्होत्रा के जो बेटियां थी और उनका जो बेटा था, उन्होंने कुछ लोगों पे संदेह भी जाहिर किया था। अपना उनका एक रिश्तेदार है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें हमें पूर्ण संदेह है कि इस रिश्तेदार का इस पूरी हत्याकांड में हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कभी भी उस रिश्तेदार से पूछताछ नहीं की। थोड़ी और अगर मैं खुलासा करूं, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि उनका ये रिश्तेदार रुड़की में रहा करता था, आज भी रुड़की में रहता है, और पुलिस ने कई बार वहां जाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव या कोई अन्य दबाव मुरादाबाद की पुलिस पर आया कि पुलिस वहां पर जा ही नहीं पाई। प्रत्यक्षदर्शी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रुड़की का जो ये रिश्तेदार था, उसे लेकर तमाम संदेह न केवल डॉक्टर शैली मल्होत्रा के परिजनों को थे, जो जीवित परिजन हैं उनके, डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर उज्जवल, जो डॉक्टर शैली मल्होत्रा के जो हैं सुपुत्र और सुपुत्री हैं,
उनको संदेह थे, उन्होंने अपने संदेह भी जाहिर किया कि इस रिश्तेदार का जो है हाथ हो सकता है। हत्या के उपरांत बेटी गुंजन की तहरीर पर हत्या और लूट की वारदात की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो जांच अधिकारी था, उस जांच अधिकारी ने जो है रुड़की वाले इस रिश्तेदार से पूछताछ के लिए पूरा मन बना लिया था, पूरी तैयारी कर ली थी और अपनी टीम के साथ वो मुरादाबाद से रुड़की के लिए निकल भी गए। लेकिन इससे पहले कि वो रुड़की पहुंच पाते, रुड़की के इस रिश्तेदार को सब कुछ पता लग गया था कि मुरादाबाद से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम रुड़की आने वाली है, उसका इंटरोगेशन किया जाना है। लिहाजा उसने पहले से ही जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली और वो कोर्ट चला गया। और कोर्ट में जाने के बाद उसको बहुत जल्दी इस संबंध में वहाँ से रेमेडी मिली। इससे पहले एक बात और भी, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि मुरादाबाद से जो टीम गई थी वो केवल हरिद्वार में नहाई और नहाने के बाद वो वापस मुरादाबाद आ गई, यानी कि हरिद्वार से वो रुड़की नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब ये है कि पुलिस पर कोई ना कोई दबाव तो था। अब वो दबाव क्या था, क्या कोई राजनीतिक दबाव था, क्या कोई और ऊपर का बड़ा इन्फ्लुएंस था, कि पुलिस की भी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पूरे हत्याकांड को उलझा के रख देती हैं। बड़ी बात कुछ इस हत्याकांड में एक चीज़ और भी निकल के आती है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आज तक इसमें सब झोला झाली हुई है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सबसे पहले जिस अधिकारी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी वो लगभग हत्यारे के करीब ही पहुँच गया था। तो ये एक चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। मुरादाबाद पुलिस ने ऐसे ऐसे केसेस खोले हैं जिनके बारे में कोई आदमी अनुमान भी नहीं कर सकता। ये मुरादाबाद पुलिस का इतिहास रहा है। बिल्कुल बैंड केसेस मुरादाबाद पुलिस के तेज इंस्पेक्टरों ने, तेज कप्तानों ने खोल डाले हैं। और इसमें ऐसा केस जिसमें कि संदिग्ध जो है वो पॉइंट आउट कर लिया गया। डॉक्टर शैली की जो सुपुत्र और सुपुत्री है, उन्होंने बाकायदा पॉइंट आउट करके बताया कि भाई फला रिश्तेदार रुड़की में रहता है, वो संदिग्धों में है। और मुरादाबाद पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाती है, हरिद्वार में जाती है, हरिद्वार तक पहुंच पाती है, गंगा नहाती है और वापस लौट आती है। तो समझा सकता है कि चीज़ें किस तरीके से कैसे मोड़ ले रही हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो केस की वादी थी, यानी कि डॉक्टर शैली की बिटिया गुंजन और उनके पुत्र डॉक्टर उज्जवल, उन्होंने पहले दिन से ही पुलिस को ये बता दिया था कि उनके माता पिता अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर रहा करते थे। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर थी कि जो मृतक दंपत्ति थे उनको कुछ एहसास था, मतलब निश्चित रूप से। क्योंकि डॉक्टर गुंजन का कहना ये है कि अगर बाहर से भी कोई आदमी आता था, उनके घर को नॉक करता था, तो डॉक्टर शैली और उनके पति जो है पहले उसका दूर से ही नाम पता पूछते थे। और अगर वो उनका परिचित होता था तो उसके बाद जो है वो चाबी पहले बाहर फेंकते थे। बाहर से जो आदमी रहता था गेट के बाहर, वो उससे ताला खोलता था और ताला खोलने के बाद वो अंदर आता था। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि हत्यारा जो भी है, जो भी हत्यारे थे, वो सब डॉक्टर शैली उनके पति ओम मेहरोत्रा के परिचित थे। हाँ, एक चीज़ इसमें और भी बहुत बड़ी है कि जो भी संदिग्ध लोग थे इसमें, जिन पे कि डॉक्टर शैली के सुपुत्र और सुपुत्री ने शक जाहिर किया था, तो कोशिश ये की गई थी कि उन संदिग्ध रिश्तेदारों का जो है नार्को टेस्ट करा लिया जाए। लेकिन नार्को टेस्ट कभी हुआ ही नहीं और वो संदिग्ध रिश्तेदार कभी नार्को टेस्ट के लिए सामने आया ही नहीं। इस लोमहर्षक हत्याकांड को खोलने के पुलिस के तमाम प्रयास हवा हवाई रहे और पुलिस ने सितंबर वर्ष 2016 को फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया। इसकी जानकारी जब डॉक्टर शैली की बेटी गुंजन अरोड़ा को हुई तो उन्होंने दोबारा जांच के लिए कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद इसी वर्ष फिर केस को रीओपन किया गया। हालांकि कई दिन तक चली जांच के बाद भी मुरादाबाद पुलिस केस जल्द खोलने की बयानबाजी ही करती रही। पुलिस दोबारा एफआईआर लगा सकती है। इसकी भनक लगने पर डॉक्टर गुंजन द्वारा हाईकोर्ट का सहारा लिया गया, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा एक नियत समय के अंदर पूरे हत्याकांड की जांच कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। लेकिन मुरादाबाद पुलिस अपनी सुस्ती से नहीं जागी और अब मुरादाबाद पुलिस पर हाईकोर्ट की अवमानना की तलवार लटक रही है। राघव जी, ये शैली हत्याकांड में अब तक का क्या स्टेटस है एज ए एडवोकेट?
जब शैली हत्याकांड की विवेचना चल रही थी, उस दौरान पुलिस ने जो विवेचना की, विवेचना में उनको कोई, चूँकि उनके विवेचना में कोई तथ्य नहीं मिले, तो उन्होंने इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाई और फाइनल रिपोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दी। हमने इस फाइनल रिपोर्ट को चैलेंज किया और इसमें हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की। वो प्रोटेस्ट पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के आदेश किए। उस अग्रिम विवेचना के बाद भी पुलिस ने अपने स्तर से फिर विवेचना शुरू की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस खाली हाथ ही रही और कोई पॉजिटिव निकल कर नहीं आया। तब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन मूव की और उनको बताया, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, कि इस मर्डर केस के संबंध में जो 4 लोगों के मर्डर हुए, इसका अनावरण किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा कि आप एक कमेटी गठित करिए कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स की, और उन पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से इसका शीघ्र अतिशीघ्र अनावरण करें और इस केस को जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करें। लेकिन अभी तक की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ निकलकर तथ्य सामने नहीं आए हैं। तो अब ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फिर से मैं एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट मंगाने के लिए मूव करने जा रहा हूं। उसके बाद पुलिस की आख्या आने के बाद हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे। हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड विवेचना के लिए निर्देशित किया था। जी, तो क्या एक कंटेम्प्ट का मामला बनता है? निश्चित रूप से इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आती है ये बात। अगर कोई आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और कोई कंप्लायंस उसका नहीं होता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके तहत एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव की जाती है। अफसर आते हैं जाते हैं, हर अफसर जोर शोर से दावे करता है कि इस हत्याकांड को हम खोलेंगे, हर कीमत पे हत्याकांड खोल दिया जाएगा। थोड़ी बहुत कवायद होती है, मौका मुआयना किया जाता है। पुलिस फोर्स जो है पूरे लाव लश्कर के साथ जिगर कॉलोनी स्थित डॉक्टर शैली मल्होत्रा के घर पर पहुंचता है। होता कुछ नहीं, घर को खुलवाया है, देखते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, लौट के फिर चले जाते हैं। और मजे की बात इसमें ये है कि हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस है वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है, बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है। इसमें जो पीड़ित परिजन हैं, उनके जो वकील हैं एडवोकेट संजीव राघव, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुरादाबाद पुलिस पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट की तलवार लटक रही है। मुरादाबाद पुलिस इस बात को समझने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि एक समय सीमा के अंदर मुरादाबाद पुलिस को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके उस इन्वेस्टिगेशन से हाई कोर्ट को जो है वो अवगत कराना है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं, मतलब रिजल्ट जो है नीलबटा सन्नाटा है। तो हमारी इसमें जिस समय पीड़ित परिजनों के जो वकील साहब हैं उनसे बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वहाँ हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। निश्चित रूप से कंटेम्प्ट इसमें बनती है। वही 8 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा हत्यारा है, ऐसा कौन सा आदमी है जैसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, जिसने 4 लोगों की नृशंस हत्या करी और वो हत्यारा आज तक खुला घूम रहा है? भाई जो पीड़ित परिजन है उनका यह कहना है कि 4 लोगों की हत्याओं के बावजूद भी हत्यारे का ना पकड़ा जाना, उससे जो है उनको अपनी सुरक्षा को जो है लेकर खतरा पैदा हो गया। वो लोग डरे हुए हैं, वो मुरादाबाद आना पसंद नहीं करते हैं। हर समय जो है अपनी जान का खतरा उन लोगों को बना हुआ है और सारा आरोप फिलहाल जो है वो मुरादाबाद पुलिस पर है। और मुरादाबाद पुलिस का ये जो है कहा जाए तो उसके दामन पे एक दाग कहा जा सकता है।